Hello guys, now let's focus on second phase of Chinese development. चाइना के डेवलपमेंट का सेकंड फेज़ जो कि 1989 से 2008 तक चला था। इस फेज़ के दौरान आप देखेंगे 1989 में एक इंसिडेंट हुआ था दैट इज़ तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट। यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा था नागरिकों के द्वारा, वहाँ के यूथ के द्वारा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। एक रीज़न ये भी था कि जो देंग शाओपिंग जो आपने फर्स्ट फेज़ में सुना जिनके बारे में, उन्होंने जब ओपन डोर पॉलिसी चलाई, इकोनॉमी सोशल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की, अपनी इकोनॉमी को खोला, तो उस टाइम पे ये मेन पॉइंट था कि लोगों के बीच लिबरलाइजेशन, अवेयरनेस, मीडिया को थोड़ी फ्रीडम देना, आर्मी को फ्रीडम देना, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिबरल एनवायरनमेंट होने लग गया था। तो एक बार अगर कोई भी जनता आज़ादी का स्वाद चख लेगी ना तो कोई भी पीछे नहीं हटता है। तो यही हुआ था चाइना में। तियानमेन स्क्वायर में भी उस टाइम पर जो लोग आज़ादी का स्वाद चख चुके थे, उन्हें अच्छी लगने लगी थी, उन्होंने डेमोक्रेसी के फेवर में आवाज़ उठानी चालू करी। तो ये जो डेमोक्रेसी का फेवर था, इसको लेते लेते ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया चाइना के अंदर कि आर्मी बुलानी पड़ी। पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी को बुलाया गया। आर्मी से कहा गया कि जो भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनको चाहे कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, इनको मूवमेंट को समाप्त करवाना है, ख़त्म करवाना है बस। तो इस मूवमेंट को दबाने के लिए पीएलए को ऑर्डर मिले। लेकिन उस टाइम पे जैसा मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी लिबरलाइज्ड पॉलिसीज़ चल रही थी, थोड़ा ओपन सेट हो चुका था चाइना के अंदर। तो आर्मी के अंदर भी कुछ लोग थे जो पार्टी की बात को सुन रहे थे, करते जो पार्टी ने कहा था, डिमांड करी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो स्टूडेंट को मारने से कतरा रहे थे कि नहीं, ये नहीं करना है। तो ये जो दो तरह के लोग बढ़ चुके थे आर्मी के अंदर भी, ये कहीं ना कहीं चाइना में एक कॉन्ट्राडिक्ट आइडियाज़ दिखा रहा है कि आइडियोलॉजी किस तरीके की गिर रही है चाइना के अंदर। तो ये तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट होने के बाद अमेरिका, वेस्ट, सब ने मिलकर सैंक्शंस लगा दिए चाइना पर। अब चाइना सैंक्शंस के अंदर था। चाइना को अब मेन इशू ये था कैसे इन सबको ख़त्म करना है। इसी दौरान आप देखेंगे सोवियत यूनियन टूट गया। जब सोवियत टूटा तो उसी टाइम पर दुनिया में एक ही हाइपर पावर बची थी जो कि अमेरिका थी। हाइपर पावर का मतलब हमने एक शॉर्ट वीडियो में समझाया है, उसको हम लिंक कर देंगे नीचे वीडियो के, सो ज़रूर देख लीजिएगा। अब दुनिया में बस एक ही हाइपर पावर बची थी जो कि अमेरिका था। अमेरिका वॉज दी ओनली सुपर पावर लेफ्ट। एंड देन इसके बाद मेन इशूज़ आए कि सीपीसी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया। मतलब इस टाइम पे रिफॉर्म्स जो थे, चाइना का एक बहुत ही फेमस मॉडल है शिनज़ान मॉडल। इसको आप गूगल करना, ये एक प्लेस है चाइना के अंदर, वहाँ वो बहुत ही मॉडर्नाइज्ड सिटी है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है। ये मॉडल था चाइना का। देन देखते ही देखते चाइना वेट है ना, देखते देखते अब लोगों के मन में आया कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा लगने लगा कि चाइना को जो है अपनी बैक स्लाइड करना चाहिए, रिफॉर्म्स को पीछे की तरफ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो चाइना के अंदर रिफॉर्म्स हुए थे कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन वगैरह, उनकी वजह से आइडियोलॉजिकली करप्ट हो गया था चाइना। देन 1989 के बाद हम और भी इंसिडेंट्स देखते हैं। 2001 में अफ़गानिस्तान में तालिबान से लड़ना, और आई थिंक 2001 सितंबर में जो अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ, तालिबान के साथ मुठभेड़ हुई। मतलब ऐसे ही मुद्दे चल रहे थे उस टाइम पे जिसमें अमेरिका वॉर्स में इन्वॉल्व था विद हिज अलायंस पावर्स। तो उस टाइम पे चाइना को लगा कि अमेरिका इतना पावरफुल है, अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स है जो हमें भी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का यूज़ करना हथियारों के अंदर, ये चाइना को भी चाहिए। तो चाइना ने अपनी उस चीज़ पे फोकस करा कि अभी हम अपना डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, छुपा कर डेवलप करते जाएंगे। देन इसी दौरान MFN जो एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल होता है, वो चाइना ने एक्वायर करा अमेरिका से। बहुत पापड़ बेले, इसको पाया। WTO में एंट्री मिली जब अमेरिका की MNCs वगैरह ने कहा कि चाइना बहुत ही स्वेटेबल कंडीशन में है, इसको WTO में शामिल किया जाए। देखते देखते चाइना जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। इस दौरान प्रेसिडेंट क्लिंटन का कहना था कि चाइना जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी, लिबरल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेसी आएगी।
अगर हम चाइना को इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में शामिल करते रहते हैं, इंटरनेट चाइना के अंदर पहुंचता है, इन सब चीज़ों से चाइना में डेमोक्रेसी आएगी। बट ये बहुत ही मजाक के तौर पे देखा गया, क्योंकि चाइना के पास इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की कि अपने खुद के ऐप्स बनाए, ना कि वेस्ट के जो ऐप्स हैं ट्विटर, फेसबुक, गूगल, इन सबको ओपन किया जाए अपने देश में। तो उसने अपने खुद पे ही फोकस करा। तो जो क्लिंटन का कहना था कि डेमोक्रेसी आएगी, ये सब झूठ साबित हुआ, इमेच्योर व्यूज साबित हुए थे। देन इसी दौरान क्लिंटन के टाइम पे जो ताइवान था, वहाँ पर 1996 में इलेक्शन थे। जो ताइवान के 1996 के इलेक्शन थे, उन इलेक्शंस के दौरान ही चाइना मतलब ताइवान के ऊपर चाइना ने अपनी वो ले जाकर, एयरक्राफ्ट्स वगैरह ले जाकर डर बिठाया कि देखो इस पार्टी को वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो फेवर नहीं करता अलग होना। तो एक ऐसी डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट पार्टी थी, वो वोट में ना जीते, इसीलिए जनता को डराने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट निकाले गए थे उस कंट्री के ऊपर से, नियर बाय से। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर डर तो बैठाया, लेकिन जो अमेरिका था उसने ये चीज़ नोटिस की और अमेरिका ने अपने फ्लीट्स वगैरह भेज दिए, शिप्स वगैरह, फ्लीट्स वगैरह भेज दिए, सबमरीन्स वगैरह ताइवान के पास। तो चाइना उस टाइम पे डर गया। बताओ यार कि मतलब इनके पास तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हमें भी पहले इनके जैसा बेहतरीन बनना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। तो चाइना ने उसके बाद अपने ऊपर बहुत वर्क करा, वर्ल्ड की एडवांस मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री बनाने की कोशिश की। तो इस दौरान जो एंटी एक्सेस एंटी डिनायल था वो सही साबित हुआ। जो एंटी एक्सेस एंटी डिनायल स्ट्रेटजी है यूएस की, उसने है ना, ये जो एंटी एक्सेस एंटी डिनायल स्ट्रेटजी है ये सही साबित नहीं हुई। मतलब आज भी अमेरिका जो है साउथ चाइना सी में चाइना को आइलैंड्स को मिलिट्रलाइज करने, अपना कैप्चर करने से रोक नहीं पाया। तो एंटी एक्सेस एंटी डिनाइल तो फेल ही हो गया एक तरह से। बाकी चाइना के नज़रिए से एंटी एक्सेस एंटी डिनाइल अलग है, उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। देन इसके बाद हमें देंग शियाओपिंग का जो कॉन्सेप्ट था, बाइड योर टाइम, हाइड योर लाइट, बाइड योर टाइम, मतलब अपने जो ग्रोथ है, जो भी आप कर रहे हो उसको छुपा कर रखो, जब वक्त आएगा तब दिखाना। तो ये देंग शियाओपिंग का था, इसको उन्होंने बरकरार रखा इस टाइम के दौरान। जो चाइना के लीडर थे पार्टी के अंदर, वो हमेशा कहते थे कि जो अमेरिका है वो हमारे लिए एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट है, साथ ही सिक्योरिटी थ्रेट है। चाइना हमेशा से नफ़रत की बात ही कर रहा था उस टाइम पे, कम्युनिस्ट पार्टी, कि अमेरिका हमारे लिए ख़तरा है। और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना के अंदर कलर रिवॉल्यूशन हो सके। कलर रिवॉल्यूशन मतलब सरकार बनना, मतलब अपने फेवर की सरकार बनाना, कम्युनिज्म ख़त्म कर देना चाइना के अंदर, इस तरीके से। तो कलर रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना ने कहा कि जो अमेरिका है वो एक पावरफुल एनिमी है और ऐसे में शांत रहना ही बेहतर है, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करो शांत रहते हुए। जितनी कोशिश हो सके वेस्ट से, जापान से, अमेरिका से टेक्नोलॉजी वगैरह लेते चलो और उनकी हाँ में हाँ मिलाते चलो, अभी कुछ भी ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी मॉडेस्ट थी, उसमें भी फ्रेंडलीनेस रिलेशंस थे विद इट्स नेबर्स एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़ इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। एक डिफेंसिव पॉलिसी थी जो कंटिन्यू रही सही जगह पे। 2009 में मतलब 2009 तक के टाइम में डिफेंसिव पॉलिसी चलाता रहा अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जब चाइना ने री एक्सेस करा बैलेंस ऑफ पावर को अपने नज़रिए से कि अभी कुछ ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, डिफेंसिव स्ट्रेटजी लेकर चलो। इसके बाद चाइना नोटिस करता है अमेरिका 2001 में बिजी था टेररिज्म अटैक में, 2003 में इराक वॉर में बिजी था, तालिबान के साथ बिजी था। तो जिस दौरान अमेरिका इधर ईस्ट की पॉलिटिक्स में बिजी है, वेस्ट की पॉलिटिक्स में और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स में, तो उस टाइम चाइना फ्री था अपनी पावर दिखाने के लिए। तो चाइना ने उस टाइम पर पकड़ बनाई साउथ चाइना सी और ये जो आसियान के कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर टारगेट करके, और जो पलड़ा था अमेरिका का हमेशा से ऐसे ऊपर की तरफ, चाइना ने वो प्लेस ले लिया इस जगह पे जो साउथ चाइना सी है एशियन कंट्रीज़ में। 2009 तक ये पीरियड था कि जो चाइना है वो
इंडिया को फोर फ्रंट पे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था, मतलब फ्रंट पे कभी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। हमेशा इंडिया के प्रति भी सॉफ्ट पॉलिसी अपनाकर चलता था, मॉडेस्टी के साथ चलता था। ये बाद का टाइम है शी जिनपिंग के अराइव होने से चाइना में, जब बहुत ज़्यादा कभी 2013 कभी 2014, 15, फिर 18, 19 छोटे छोटे डिस्प्यूट सामने आते रहे। इससे पहले की जो सेकंड फेज़ था वहाँ पे ये सब नहीं था। देन इसके बाद हम शामिल होते हैं, शुरुआत करते हैं 2009 के बाद का पीरियड, जो कि थर्ड फेज़ ऑफ डेवलपमेंट है इन चाइना। इस दौरान हम ओबामा, ट्रम्प एंड करंटली जो बाइडेन को देखते हैं। चाइना के अंदर अब ये वो दौर आएगा जब शी जिनपिंग की एंट्री होगी आफ्टर 2009। इस दौरान जो चाइना की पॉलिसी थी शी जिनपिंग के अंदर, वो डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस करेगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी पर। इस दौरान जो हु जिनताओ थे प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने एक टर्म दिया था कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी। ये जो टर्म था इसका मतलब था चाइना अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के अंदर खोलेगा, मतलब चाइना एक इक्विटेबल बैलेंस डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एक ग्लोबल लेवल पर, एक ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहा है। इसमें चाइना ने बताया कि एक ग्लोबल डायमेंशन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जोड़ेंगे। जैसा कि शी जिनपिंग ने कहा, चाइना ड्रीम और ग्रेट रेजुविनेशन ऑफ चाइनीज़ पीपल, ये सब हम चाइना के बारे में जब शी जिनपिंग आते हैं तो 2012 में उनकी स्पीचेस में देख सकते हैं। कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी, चाइना ड्रीम, ग्रेट रेजुविनेशन ऑफ चाइनीज़ पीपल, ये सभी मार्क्स है कि चाइना एक एस्पिरेशन रखता है ग्लोबल रोल की वर्ल्ड में। इस दौरान जो है फोकस किया गया एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि चाइना बिना एशियन कंट्रीज़ के आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाइना जो है वो पेरिफेरल डिप्लोमेसी को चलाता है, जिसमें वो अपने आस पड़ोस के जो देश है उन पे फोकस करता है, उनके डेवलपमेंट से जुड़कर अपने डेवलपमेंट की बात करेगा, क्योंकि पड़ोस में शांति होगी तभी अपने यहाँ भी शांति रह पाएगी ना। तो उन्होंने कॉमन डेस्टिनी हो या चाइना ड्रीम हो, सब कुछ अपने नेबरहुड से जोड़ा। और साथ ही चाइना ने 2014 में बताया कि जो हमारा चाइना ड्रीम है उसमें हमारा पर्सपेक्टिव अपने पड़ोसियों से है। और BRI, AIIB, जो BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और AIIB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है AIIB, ये भी इन्होंने अपने एशिया के देशों के डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए खोला है। देन 2017 में जो कॉन्फ्रेंस होती है चाइना के एनवॉइस की, डिप्लोमेटिक एनवॉइस की, वो उनको रेफ़र करते हुए चाइना के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि एक नया युग चालू हो चुका है, जो कि ऐसा युग है जिसमें चेंजेस अनसीन इन अ सेंचुरी देखने को मिलेंगे। जो चेंज अब तक नहीं हुआ है वो इस युग में होंगे। चेंजेस अनसीन इन अ सेंचुरी मार्क्ड बाय शी जिनपिंग। इसके बाद इससे उनका मतलब था कि बैलेंस ऑफ पावर में आप कुछ चेंजेस महसूस करेंगे इस दौरान ग्लोबली। देन इसके बाद बताया गया है कि इस दौरान जो अमेरिका था वो ग्लोबल एग्रीमेंट से, ग्लोबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पीछे हटने लगा है। एग्जाम्पल आप नाटो के अंदर देख लीजिए, उसका रोल कैसा हो गया है। आप WHO से अमेरिका बाहर निकल गया है, वो देख सकते हैं। तो अमेरिका एक यूनिलेटरल सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे अमेरिका भी यही कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट है ना। तो अमेरिका जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट से बाहर निकल रहा है। अगर वो बाहर निकलेगा तो ऑफकोर्स कोई तो सामने आएगा उस जगह को भरने के लिए इंटरनेशनली। तो उस चीज़ में ये जो गड़बड़ हो रही है, और साथ ही आप यूरोप में भी देख लो, यूरोप में भी वेस्ट अपने आप में टूट रहा है, ब्रेग्जिट हो गया था। तो ऐसे में जो चाइना है उसका कहना है कि वर्ल्ड एक न्यू एरा की तरफ बढ़ रहा है, और चाइना इस न्यू एरा में एक सेंटर स्टेज पे आ सकता है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस अगर किसी को नेशनल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी तो वो कंट्री, लीडिंग कंट्री चाइना हो सकती है। अब चाइना अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, जो कम्युनिज्म है उसको लेकर डिफेंसिव भी नहीं रहा है, उल्टा ये पेश करता है कि हमारा मॉडल तो आप कॉपी कर सकते हो, कोई भी देश हमारे मॉडल की कॉपी कर सकता है, क्योंकि हमारा मॉडल जो है अपने आप में इतना यूनिक है कि
40 ईयर्स में आपने किस तरीके से इतना तेज़ी से डेवलपमेंट करा है। तो ऐसा डेवलपमेंट तो और कोई देश कर ही नहीं पाया है, तो ऐसे में हमारा देश इकलौता एग्जाम्पल है जिसको आप फॉलो करो। तो चाइना ने इस न्यू एरा में एक मॉडल पेश करा है डेवलपमेंट का, और किस तरीके से डेवलप करे कि आज़ादी भी बरकरार रहे, किसी की कॉलोनी नहीं बना इस डेवलपमेंट के दौरान, अपने आप में सुपर पावर बन के दिखाया। तो चाइना उस चीज़ को भी दिखा रहा है। साथ ही शी जिनपिंग न्यू एरा से कहते हैं कि हमारे पास न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास न्यू मेथड्स हैं। तो चाइना इन सब चीज़ों में भी आगे है। साथ ही चाइना बताता है कि हम हर चीज़ में आगे निकल चुके हैं, और हमारा जो रिश्ता है टेक्नोलॉजी और पावर के साथ, वो ऐसा रिश्ता है जो कि आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। मतलब एक ऐसी सदी में अनसीन चेंजेस जो आप देख रहे हैं, उनमें एक चाइना का रिश्ता टेक्नोलॉजी और पावर से भी देखेंगे। साथ ही चाइना ने 2025 तक के कुछ हाईटेक प्लान बनाए हैं अपने। देन जो चाइना के गोल हैं 2025 तक, चाइना ने फोकस करा है कि हम हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर लेंगे। हाईटेक इंडस्ट्रीज़, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, रोबोटिक, एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड मशीनरी, हम हर चीज़ में आगे निकलेंगे। 5G नेटवर्क जो है चाइना में बहुत पहले आ गया था 2020 में। चाइना उस चीज़ में आगे निकल गया। चाइना वर्ल्ड लीडर बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इवन यूएस के जो रिपोर्ट्स हैं, वो भी थिंक टैंक्स रिपोर्ट्स यही बताती है कि चाइना जो है बाईपास कर लेगा, सरपास कर लेगा अमेरिका को इन दीज टेक्नोलॉजीज़, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। साथ ही चाइना जो है उसने अपनी वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाने पर फोकस करा है, जिसमें मेन फोकस नेवी होगा। और साथ ही चाइना ने फर्स्ट एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन करा था 2012 में। चाइना ने अपना पहला बेस बना लिया है, फॉरेन बेस जिबूती में, अफ्रीकन कोस्ट में 2017 में। मैरीटाइम कॉर्प्स बनाए हैं जिसमें 30,000 से ज़्यादा चाइनीज़ हैं। मतलब 30,000 से ज़्यादा लोग मैरीटाइम कॉर्प्स में, वो भी इसलिए कि एक्सटर्नल ऑपरेशन देखे जा सके, कहीं दिक्कत हो कुछ हो तो अपनी एक तरह से टेम्प्ररी नेवल ऑफिसर्स तैनात रखना। अंडर BRI चाइना हैज़ एक्वायर्ड स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स। BRI प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें एक फूलों की माला बनाने की कोशिश हो रही है। ये आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट बनाने की कोशिश है। इंडिया के आसपास घेरा लगाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीस में एक आइलैंड ले लेना, ग्रीस में एक पोर्ट डेवलप कर लेना। चाइना चला भी रहा है आज उसको। तो इस तरीके से हो सकता है फ्यूचर में वो इनका मिलिट्री यूज़ करे। देन अगेन US सोर्सेस के हिसाब से चाइना अपने जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, उनको 1000 करने की फिराक में है। अभी करंटली 400 है। जैसे सोवियत और अमेरिका के दोनों के मिला के 3000 कुछ है। ऐसे ही अपने वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है वो IMF में भी अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स अचीव करने में सफल रहा है। उसने अपनी करेंसी को जगह दिलवाई है IMF के अंदर, लाइक US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन एंड यूरो। साथ ही चाइना BRI प्रोजेक्ट में अपनी करेंसी को चला रहा है होस्ट कंट्रीज़ के अंदर। साथ ही चाइना का प्लान 2049 में जब वो 100 साल कंप्लीट कर लेगा तो उस टाइम पे अपने आप को एक सुपर पावर, एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तौर पे देखना है। ऐसे ही चाइना का वाइट पेपर जो आया था CCP का, उसमें चाइना बताता है द वर्ल्ड इज़ अंडरगोइंग ग्रेट अनसीन चेंजेस, बट जो दुनिया है वो इस वक्त ग्रेट चेंजेस से गुजर रही है जो कि अनसीन है इस सेंचुरी में। लेकिन टाइम और मोमेंटम हमारी तरफ है। ये जो चेंजेस हैं ये फ़ायदे में किसके आएंगे? हमारे। टाइम और मोमेंटम चाइना की तरफ है। देन यही कॉन्फिडेंस है जो चाइना की जो पॉलिसी है उसको इतना सफल बनाता है, उसकी डिप्लोमेसी को इतना सफल बनाता है। और जो चाइना के साथ सही नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं वो जानता है कि चाइना जानता है कि वो इतना पावरफुल है कि वो सबको अपने हिसाब से चला सके, इसलिए कोई देश उसके सामने कुछ बोलता भी नहीं है।
तो ये हमने देखा 3 फेजेस चाइना के डेवलपमेंट के। अब नेक्स्ट टाइम में हम बाकी बातों पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो शेयर सब्सक्राइब फॉर UGC नेट एंड UPSC एस्पिरेंट्स। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में भी है, तो भी हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत काम की है। प्लीज़ फॉलो शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।